नमस्कार। एबीपी गंगा एमएसएमई ई अधिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। इस अधिवेशन में, इस एमएसएमई अधिवेशन में अब से कुछ देर बाद जुड़ने वाले हैं जो है एमएसएमई मिनिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह। उनके पास हम जाएंगे, उनसे सारे सवालों के हम जो है जवाब भी लेंगे। उनसे बहुत सारे सवाल जो आपके हैं वो हम पूछने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। उस बड़ी खबर का हम पहले रुख कर लेते हैं और खबर यूपी एसएसएफ से जुड़ी हुई। यूपी एसएसएफ के बिल का ड्राफ्ट मंजूर हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। यूपी एसएसएफ के बिल का ड्राफ्ट मंजूर हो गया है। कैबिनेट बाय सर्कुलर के जरिए नोटिंग हुई है और सीआरपीएफ की तर्ज पर अब यूपी एसएसएफ का गठन किया जाएगा। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तर्ज पर यूपी एसएसएफ अब सुरक्षा करने वाली है। और कहां सुरक्षा करने वाली ये भी आप जान लीजिए। यूपी में मेट्रो, एयरपोर्ट, कोर्ट की सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है, कोर्ट की सुरक्षा का जो जिम्मा है, बैंक, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो यूपी एसएसएफ अब संभालेगी। तो एमएसएमई सेक्टर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। करोड़ों लोगों को इस सेक्टर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है और इसी सेक्टर में नए ऊर्जावान युवाओं को उनके सपनों की उड़ान भरने का मौका मिलता है। लेकिन मौजूदा कोरोना संक्रमण की स्थिति का इस एमएसएमई सेक्टर पर किस तरह का असर पड़ा है, कितनी संभावनाएं युवाओं के लिए, सरकारी सिस्टम कितना बदला है, ये सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ यूपी के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, पहला सवाल यही, और ये सवाल युवाओं का ही है कि कैसे बढ़ेगा रोजगार मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए। कितना निवेश यूपी में हुआ है, क्या वो सपने देखें या नहीं? देखिए, सपने तो देखना में कोई हर्ज नहीं है, और मगर उसको सपनों को जमीन पे उतारने का सरकार ने बीड़ा उठा भी रखा है। केंद्र सरकार के मदद से जो आत्मनिर्भर पैकेज है उसमें 3,70,000 करोड़ दिया गया है, पूरे देश के लिए है, मगर विशेष रूप से कहूँ तो 50 से 70,000 करोड़ उत्तर प्रदेश में भी आएगा। और उस दृष्टि से हम लोग काम भी कर रहे हैं। कहीं मैं रोज़गार की बात करूं तो रोज़गार कोई सरकारी नौकरी के माध्यम से नहीं, मगर नई इकाइयां जो कि हम कह सकते हैं एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स जो बनना चाहते हैं उनके लिए होता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े उद्योगपति पड़े, मगर छोटा भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। कोई टेलर बन सकता है, कोई चाहे तो ब्यूटी पार्लर चला सकता है, कोई चाहे तो अचार की फैक्ट्री लगा सकता है गांव के अंदर। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी है। तो इस तरह करते हुए अनेक योजनाएं हैं जिसको हम लोग 4 विशेष योजनाओं में हम लोग उसको कवर करते हैं। एक तो होता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर एक है मुख्यमंत्री रोजगार योजना, उसी तरह से हमारा ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, फिर विश्वकर्मा सम्मान योजना है। इन सब के अंदर कोई ऐसी योजना है जहाँ पे ट्रेनिंग की भी आवश्यकता पड़ती है तो उसकी भी हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं और उनको वो टूल किट भी उसके साथ दिया जाता है। और इन सब को हम लोगों ने जो केंद्र की सरकार ने अभी आत्मनिर्भर पैकेज दिया, उसके अलावा भी मुद्रा योजना के साथ जोड़ा जाता है। और काफ़ी बड़ी संख्या में जब से ये लॉकडाउन खुला है तो 2 लाख नई इकाइयाँ या नए एंटरप्रेन्योर्स को हम लोगों ने 6,500 करोड़ का लोन वितरण करवा चुके हैं, और जिससे उन लोगों ने अपना अपना उद्योग शुरू किया है। तो ये कार्य चल रहा है। तो सपना देखना चाहिए और सरकार का काम है उनको उस सपने को जमीन पे उतारने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जी, सिद्धार्थ सिंह जी, आपने रूरल इकोनॉमी का भी जिक्र किया, आपने 20 लाख करोड़ का उनका जिक्र किया जो केंद्र सरकार की तरफ से मदद के तौर पर, आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जा रहे हैं। पहले मैं उसी पर आपसे ये सवाल ले लेता हूं। सवाल ये कि 20 लाख करोड़ में से यूपी में आपने बताया कि आपको कुछ मिलने वाला है, क्या अभी तक उसमें से कुछ मिला है, और मिला है तो उसका इस्तेमाल कितना हो पाया है? नहीं, मैंने अभी बताया ना, एक तो 6,500 करोड़ आपको बताया अभी उसी का। और फिर इसी के देखते हुए बैंकर्स जो हम लोग का आत्मनिर्भर पैकेज में एक 20% की स्कीम है कि जो इकाइयाँ एग्जिस्ट कर रही थी उनका कहीं वो लोन लेना चाहते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, मानक हैं, उसके आधार पे लेंगे। तो वैसे ही 2,70,000 जो स्थापित इकाइयाँ थीं उन लोगों ने वर्किंग कैपिटल लिया। उन्होंने अपना जब वर्किंग कैपिटल लिया तो वो लगभग हम लोगों ने 3,500 करोड़ उसके लिए भी व्यवस्था करी। तो ये जितना भी अभी आपसे जिक्र कर रहे हैं
ये सब आत्मनिर्भर पैकेज के तहत ही जमीन पे इनको उतारा जा रहा है। और अब आने वाले 6 अगस्त को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जितना, मैं इतना ही कह सकता हूँ, जितना अभी तक दे चुके हैं नई इकाइयों को, या हम जितने भी पुरानी इकाइयों को वर्किंग कैपिटल दिलवा चुके हैं आत्मनिर्भर पैकेज में, उससे अधिक हम फिर 6 अगस्त को और लोगों को देने वाले हैं। सिद्धार्थ सिंह जी, आप तो डेटा दे रहे हैं, वैसे अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि आप लोग डेटा देने से बच रहे हैं। उनका ये कहना था कि आप लोग डेटा ही नहीं देते हैं। नहीं, उनकी समस्या है अखिलेश जी, जब शीशे में देखते हैं तो आईने में उनको अपना ही कार्यकाल दिखता है, तो उस समय याद आ जाता है कि हमने डेटा नहीं दिया, तो उनको लगता है कि अभी भी उन्हीं का चल रहा है, और इसलिए वो कहते हैं नहीं भाई डेटा नहीं दूंगा। तो सोचते हैं जो सरकार है वो उन्हीं की है और मैं डेटा नहीं देंगी सरकार, तो उसी लिहाजे में बात करते हैं। तो दोष अखिलेश जी का व्यक्तिगत नहीं है, मगर उनकी सोच का जरूर है। सर, अच्छा लगा कि आप डेटा भी दे रहे हैं। सर, क्या इस तरह का कोई डेटा है? क्योंकि विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि तबाही मची हुई है, कंपनियां बंद हुई हैं, रोजगार लोगों का छिन गया है, तो कितने उद्योग बंद हुए हैं, कितना बुरा असर एमएसएमई सेक्टर पर पड़ा है? नहीं, देखिए, वास्तविकता तो है कि पूरे जब ये लॉकडाउन हुआ है तो आर्थिक गतिविधि जो है वो ढीली पड़ी है और उसका नुकसान हुआ है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में तो विशेष रूप से नहीं कहूँगा, मगर इसीलिए सौभाग्य उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ग्रामीण, एक अर्थव्यवस्था का एक प्रदेश है, तो आपका वहाँ पे नहीं हुआ है। मगर कुछ इकाइयाँ जो होती हैं वो स्वाभाविक है, जब डिमांड कम होती है तो उपभोक्ता कम लेंगे तो उसकी पैदावार भी कम होएगी, तो उस तरह से नुकसान हुआ है। मैं यही जो मैं आपको अभी बता रहा था, आंकड़े जो दे रहा था, जैसे 2,70,000 था, तो उनकी वर्किंग कैपिटल को दिलवाने के लिए, कार्य पूंजी जो दिलवाने के लिए जो व्यवस्था करी जा रही है, वो इसीलिए है कि उन लोग फिर से अपना उद्योग फिर से चलाना शुरू कर दें। तो जो भी हमारे पास आएगा उसमें अधिक काफ़ी अभी स्ट्रेस यूनिट्स भी आ रहे हैं, और उसके अंदर भी केंद्र सरकार की व्यवस्था है जिसके अंदर स्ट्रेस यूनिट्स को भी किस तरह रिवाइव किया जा सकता है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। मगर ये कहना कि अर्थव्यवस्था पे प्रभाव नहीं पड़ा लॉकडाउन का, तो ये गलत होएगा। और जो अच्छी बात है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार करना चाहिए, जो बात आप कर रहे हैं सरकार का कार्य है। जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो आप बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी पर जोर देते हैं। वो भी कहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, और उत्तर प्रदेश में तो करीब 30 लाख प्रवासी श्रमिक वापस लौटे हैं। तो ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था या जो गांव है वो सीधा एमएसएमई सेक्टर से जुड़े, उसके लिए आपने क्या किया है, आपकी गवर्नमेंट ने क्या क्या सोच रखा है, उसके लिए अब तक क्या क्या किया है? नहीं, देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी अनेक योजनाएं हैं। खादी से शुरू करें तो खादी की योजनाएं हैं, जो घर पे बैठे हुए सोलर हम चरखे देते हैं। माटी कला बोर्ड से हम देखें तो इस साल मैं आपको अब इतना ही कह सकता हूं कि हमारा पूरा प्रयास है कि जो चाइना से गौरी गणेश आते थे और हम लोग दिवाली पे इस्तेमाल करते थे, वो इस दफ़े नहीं होएगा। अब हमारी जो आप सिरेमिक जो मिट्टी, चिकनी मिट्टी से बनता है, कल ही मैंने मीटिंग करी है, चाइना का बहुत बड़ा एक विश्व भर का ग्लोबल मार्केट है। उस ग्लोबल मार्केट में कुछ ना कुछ अंतर इटली और स्पेन और इन सब कंट्रीज़ के अंदर पड़ रहा है, जो हम लोग को जानकारी है। उत्तर प्रदेश ऑलरेडी एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, खुर्जा के अंदर है। ये सिरेमिक से हम लोग वो बर्तन बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्र से ही संबंधित हैं। और ODOP जो हमारी स्कीम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके अंदर जितनी भी आप चीज़ें अधिकांश देखेंगे वो सब की सब ग्रामीण क्षेत्र से ही संबंधित हैं। तो वहाँ पे हम लोग अपने इन सब योजनाओं के माध्यम से, और सरकार उसमें और भी प्रयास कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था MSME के माध्यम से और कैसे सुदृढ़ हो। सिद्धार्थ सिंह जी, गौरी गणेश से लेकर तमाम दूसरी चीज़ें आपने बताया कि चीन के साथ कैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि व्यापार हमारा अब कम से कम हो। सवाल ये कि क्या चीन से हमें व्यापार कम करने का हमारा इरादा है? दूसरी तरफ क्या हमारे प्रदेश में उतने विकल्प हमने पैदा कर लिए हैं कि चीन से अगर नहीं मिल रहा है तो हम प्रदेश में उनका उत्पादन करेंगे, प्रदेश में बनाएंगे?
नहीं देखिए, वही मैं आपको, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसी के लिए हमने एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर, उनको हम लोग ने एंगेज किया है। और कल मेरी उनसे कल बैठक भी हुई थी, और उसके अंदर हम लोगों ने 6 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए हैं। उदाहरण के लिए फिर जैसे लेदर हो जाता है, फुटवेयर हो जाता है, हम लोगों का टेक्सटाइल का होता है, गारमेंट्स हो जाते हैं। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम लोग, उत्तर प्रदेश पहले से ही निर्यात कर रहा था, मगर चाइना से भी निर्यात हो रहा था अन्य देशों के अंदर, जो जहाँ पर वो देश अब चाइना से कम खरीदने जा रहे हैं। तो कम खरीदेंगे तो चाइना से खरीदेंगे तो कहीं और भी जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश अपनी क्षमता क्वालिटी के साथ और प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस के साथ बढ़ाए, इस दिशा में हम लोग ने काम करना शुरू कर दिया है। तो ये मौका हम लोग को मिला है, इस मौके को अवसर में बदलना है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। सर, आपने बताया कि बहुत सारा लोन बटा भी है, कई स्टार्टअप्स खुले भी हैं। अब सवाल ये कि वो स्टार्टअप क्या सर्वाइव कर पा रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि आप मान रहे हैं कि इफेक्ट पड़ा है एमएसएमई सेक्टर में, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉकडाउन का और कोरोना संक्रमण का असर पड़ा है। तो क्या उनको सर्वाइव करने में किसी तरह की समस्याएं हो रही हैं? देखिए, कोई भी अपना व्यापार जब शुरू करता है तो सरकार का कार्य होता है कि योजना के तहत उनकी मदद करे, और वो फिर उसको वो अपना कार्य शुरू कर सके, बिजनेस अपना शुरू कर सके। मगर सरकार उसमें फिर सरकार व्यवस्था करेगी और उसको चलवाएगी, ये नहीं हो सकता। सरकार का ये कार्य नहीं है। फिर मार्केट फोर्सेस जो होती हैं उसके आधार पर आप उसको चलाएंगे, और उसमें आप बढ़त लेते हैं, आप उसमें कामयाब होते हैं, तो वो उनका होता है। सरकार का काम जो है सुविधा देना है, सरकार का है पॉलिसी लेकर, नीति लेकर आना है। सरकार का कार्य है कि जब आप खड़े होने चाहते हैं तो आप उनके साथ उनको मदद करें और उनका हाथ पकड़ के उनका उद्योग लगवाएं या बिजनेस शुरू करें। वहाँ हम लोग पूरा साथ देते हैं। फिर उसके बाद उनको अपने आगे बढ़ना है, चलना तो उनको है और दौड़ना उन्हीं को है। हम थोड़ी चलाएंगे और दौड़ाएंगे उन जटिलताओं को कितना सुगम और सरल करने की आपने कोशिश की है। जटिलताएं ये सर कि लोन लेने के लिए जब जाते हैं ये युवा, तो बड़ी समस्याएं होती है। बैंक वाले कहते हैं कि इस तरह की योजना ही नहीं है हमारी, तो बस फाइलों में मिलना बड़ा मुश्किल है। वो डॉक्यूमेंट देते हैं तो तमाम तरह के पेज फंसाए जाते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। देखिए, ये मैं एक धारणा जरूर कह सकता हूँ बनी हुई है, और जब धारणा बनती है तो हो सकता है उसके कारण भी होंगे। तो उसी धारणा को लेते हुए मैंने जब ये कार्यभार संभाला तो उसमें बैंकर से बात भी करी है, अपने जो जिला उद्योग केंद्र उनकी भी बैठकें करी हैं, और हर चीज़ में समझते हुए जो प्रपोजल्स हैं उनको ऑनलाइन कर दिया है, जिससे कि कोई जोर ज़बरदस्ती कहीं होती हो या कुछ और होता हो जो चलता आता रहता था पहले सरकारों में, वो सब ना हो, और एक ऑनलाइन व्यवस्था करते हुए उसको आगे लेके जा रहे हैं। और मैंने अभी आंकड़े ही दिए हैं आपको। एक दफ़े प्रधानमंत्री जी ने 1,36,000 नई इकाइयों को दिया, 57,000 मुख्यमंत्री जी ने पहली दफ़े दिया। अब दोनों की संख्या को मिला के मैं अब 6 अगस्त को और बड़ा कर रहे हैं, तो लोन ही दिलवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोन मिलने में कठिनाई होती है, मगर जो कभी कभी होता है कि व्यक्ति अपने प्रपोजल्स जो होते हैं, जिसको जिस तरह से सबमिट करना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं करता है। तो उसके लिए मैं खाली आपके ही माध्यम से कहूँगा कि कृपया करके हमारे जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से उनकी सहायता लेके अपने फॉर्म भरें, कहीं आपको ना समझ आए, और फिर बैंक में आप उसको जमा करें। जी, जिला उद्योग केंद्र की मदद से फॉर्म भरें। सिद्धार्थ सिंह जी, एक सवाल यह है कि जो प्रवासी वापस लौटे हैं, ये उनका सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो आप लोगों से अपेक्षित है, उनकी निगाहें बस आप लोगों की तरफ है। ऐसे वक्त में अभिनेता सामने आए, अब जब अभिनेता सामने आकर काम कर सकते हैं तो राजनेताओं से अपेक्षाएं कई गुना ज्यादा होती हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए आप लोगों की प्लानिंग, उनके लिए योजना, उनको उत्तर प्रदेश में उनके गाँव के इर्द गिर्द नौकरी मिल सके, इसके लिए आप लोगों की प्लानिंग क्या है? नहीं, इसमें उत्तर प्रदेश ने तो मैं कहूँगा 100 में 100 से ज़्यादा नंबर पाए हैं। जो प्रवासी आए 35 लाख, वो 35 लाख की पूरी मैपिंग करवाई मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद हम लोगों ने 4 इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हैं, फिक्की है उसमें, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन है, फिर हम लोग का लघु भारती है,
फिर जो आपके कंस्ट्रक्शन लेबर्स होते हैं नरेटको, उनके साथ हम लोग का एमओयू हुआ, एमएससी विभाग ने किया। और ये आज नहीं, पहले 1.5 महीने 2 महीने पहले ही हो करवाया था। और उसके हिसाब से उन्होंने ही रिक्वायरमेंट अपनी भेजी, 11 लाख की उस समय भेजी उन्होंने। हमारे पास जो मैप करे हुई थी उसमें से 16 लाख हम लोग के मैप उस समय तक ही हुए थे, वो हम लोग ने उनको उपलब्ध करवाया। तो मैं उदाहरण आपको देता हूँ, एक वाराणसी में पार्ले जी की बिस्किट्स बनाता है, वो व्यक्ति के पास उसके जितने भी लेबर थे वो सब चले गए थे, मगर यही लेबर कुछ मुंबई और अन्य से आए जो कि बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं। क्योंकि हम लोग मैपिंग कर चुके थे, उन लोगों ने देखा, बोला कि हाँ साहब हमें दे दो, तो हमने कहा ठीक है, आपको इनका टेलीफोन नंबर, इनका सब डिटेल्स दी। हमारे जिला उद्योग केंद्रों ने मदद करी, हमारे लेबर कमीशन के ऑफिस ने मदद करी। फिर उन लोग से कांटेक्ट किया, उनको 50 ऐसे लेबर मिल गए, अपनी फैक्ट्री चलाने शुरू कर दी। उसी तरह से 85,000 आपको दर्जी की आवश्यकता थी नोएडा में यूनिट को चलवाने की, वो क्योंकि प्रवासी लोग आए थे तो उनको हम लोग ने मैप करा हुआ था, इस तरह उनको मिला। इसी प्रकार से अन्य जगह मिले हैं काफ़ी। ये भी है कि लोगों को जब कहा गया कि भाई आपके लिए नौकरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उद्योग वहीं पे अभी तक जो इम्बैलेंस रहा है उत्तर प्रदेश का वो वहीं पे है, तो उन लोगों ने सबने कुछ ने कहा कि हम नहीं भी जाना चाहते, हम अपना ही उद्योग यहाँ शुरू करेंगे। तो उसके लिए भी स्कीम है, सरकार पूरी मदद कर रही है। तो प्रयास, और श्रमिकों के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री ने एक आयोग बनाया है, गठित किया है, जिसका कार्य यही है कि उन लोगों को कोई कठिनाई ना हो, उनको नौकरियां मिले। श्रमिकों को देखते हुए सरकार ने जो आए उनको क्वारंटाइन से जब रिलीज करा गया तो 1-1 हज़ार उनके अकाउंट में दिया, 15 दिन का राशन दिया गया। तो ये सब कार्य सरकार की तरफ से ही किया गया है। क्या कोई प्रोत्साहन नीति भी इसके लिए, कोई प्रोत्साहन पॉलिसी इसके लिए? नहीं नहीं, प्रोत्साहन, ये सब तो प्रोत्साहन ही है। आप कहीं आप स्कीम के अंदर ट्रेनिंग लेंगे तो आपको टूल किट मिलेगा, आपका क्वारंटाइन, मैं प्रोत्साहन ही मानूंगा कि आपने क्वारंटाइन में आप रहे हमारे, और आपका सब देखभाल वहाँ पे हुई, आप जब निकल रहे हो तो आपको राशन दे रहे हैं और 1,000 रुपये आपके अकाउंट में दे रहे हैं, तो प्रोत्साहन ही है। और उसके बाद भी आपको राशन दिया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो सरकार की तरफ से तो पूरी योजना है और सरकार उसमें पूरी तरह कटिबद्ध है और लगी भी है। अच्छा, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, लॉकडाउन, कोरोना संक्रमण और उससे पहले से इकोनॉमी थोड़ा डामाडोल थी, वो नीचे की तरफ गिर रही थी। इस बीच में जिन जिन उद्योगपतियों को नुकसान हुआ है, जिनके उद्योगों पर असर पड़ा है, उनको रिवाइव करने के लिए, उनको दोबारा से उबारने के लिए, और दोबारा से वो उतनी ही तेजी और उतनी ताकत के साथ हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दें, क्या उनके लिए, उनको उबारने के लिए, रिवाइव करने के लिए कुछ आप लोगों ने सोचा है? उनको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं जी, जिनके उद्योगों पर बुरा, जी जब भी तो मैंने कहा आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर, जी, हाँ, तो वो वही उद्योग हैं जिनको आत्मनिर्भर पैकेज उसके अंदर उनको नुकसान हुआ है। तो एक तो उनका वर्किंग कैपिटल का है जो 20% दिया जा रहा है, दूसरा उन लोग का कहीं वो यूनिट सिक हो रहे हैं तो उन सिक यूनिट्स को, जो स्ट्रेस्ड यूनिट कहा जाता है, उन लोग के लिए अलग से पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से है। उनके लिए फिर उसको असेसमेंट करके बैंकों से उनको लोन दिलवाया जा रहा है। तो ये सब व्यवस्था आत्मनिर्भर जो पैकेज है उसके तहत व्यवस्थित तरीके से करवा रहे हैं इसको, तो उन्हीं लोगों के लिए है। जी सर, यूपी का लक्ष्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का, केंद्र का जहां 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का लक्ष्य है, तो यूपी का 1 ट्रिलियन। तो क्या मौजूदा स्थितियों को देखते हुए और अभी जो परिस्थितियां हैं, क्या ये लक्ष्य नजदीक लग रहा है या थोड़ा सा दूर हो गया है? देखिए 2024 तक की था हमारा लक्ष्य 1 ट्रिलियन का, मगर ये हो सकता है क्योंकि 1 ट्रिलियन जब होता है तो वे खाली उत्तर प्रदेश ही के अंदर नहीं है, देश के अंदर नहीं है, विश्व से भी वो जुड़ता है। तो कुछ चीज़ों को लेते हुए ये संभव है कि, या मैं कहूँगा स्वाभाविक है कि वो समय थोड़े से उसकी अवधि बढ़ेगी, मगर लक्ष्य है, उस लक्ष्य में काम किया जा रहा है। सर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ा है, उस पर कितना असर पड़ा है उनके लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, या एक जैसी पॉलिसी आपकी सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उस पर आप ज़रा कुछ प्रकाश डालिए, बताइए कि उनके लिए क्या सोचा है आपने?
नहीं, देखिए जब मैन्युफैक्चरिंग हो सेक्टर हो, वो सब उद्योगी है। ये जितने भी आपको मैंने बताया कि उनको स्ट्रेस यूनिट्स हैं या उनको लोन दिलवाने की है, उनकी वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा दिलवाने की है, फिर कि नहीं, ये सब जितनी भी है ये सब चीज़ तो उसी से संबंधित ही लेकिन हैं। सिर्फ ऐसा तो क्यों, आप उन इतने लोग काम के लिए गिना रहे, है, इतनी फिर बातें कर उनके रहे, जो लेकिन अखिलेश यादव एम्प्लॉयर्स हैं कहते हैं उसमें कि EPF नौजवानों के सपनों को तोड़ने का आप लोग काम कर रहे हैं। वो ट्वीट उन्होंने किया कि आप नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वही प्रियंका गांधी वाड्रा भी कर रहे हैं। आप देखिए, मैं मानता हूं जब विपक्ष होता है, विपक्ष का एक रोल होता है कि सरकार को आईना दिखाना। मैंने फिर कहा, आईने में अपने आप को देखोगे और अपने कार्यकाल को देखोगे तो कठिनाई बढ़ती जाएगी। तो कृपा करके अपना ना देखें और सरकार से बोले भाई अपने आंकड़े ही दे दो। मैं तो दे ही रहा हूँ, आपके सामने दे रहा हूँ, सार्वजनिक रूप से दे रहा हूँ। आपका भी असेंबली चलने वाली है, आपके लोग बैठे हुए हैं, आप असेंबली में शोर शराबा मत करना। आप यही पूछ लेना, हम आपको असेंबली के अंदर देंगे, हाउस में टेबल करेंगे कि भाई ये हमने किया है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अब अखिलेश जी को जब सामने आएगा, मगर वो अपने को ही देख के खुश होना चाहते, तो उसके लिए हमें दोष न दें। सर, इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों ने काफ़ी माहौल बनाया कि इन्वेस्टमेंट आए, पैसा आए, इसके लिए कई इवेंट्स भी हुए। अब तक कितना इन्वेस्टमेंट आया है यूपी में? देखिए इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक होता नहीं कि मैंने आज इवेंट करा और शुरू हो गया। इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा प्रयास करना पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसके लिए हमारी तैयारी शुरू हुई है। वो हम लोगों ने उसके साथ साथ मैंने 8 राजदूत जो हैं, भारतीय राजदूत हैं, अमेरिका के अंदर हैं, रशिया के अंदर हैं, यूके के अंदर हैं, कनाडा के अंदर हैं, जापान के अंदर हैं, थाईलैंड में, ऐसे करते साउथ कोरिया, इन सब से मेरी इंडिविजुअल अपनी टीम के साथ उन लोग से बातचीत हुई है। वहाँ से फिर एक लिंकेज होता है जिसको कहते हैं बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज। अब फॉरवर्ड लिंकेज उस तरफ से हो रहा है, बैकवर्ड लिंकेज हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। तो उन लोगों को फिर सब जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको मिलवाना होता है। इसी प्रकार से जब निवेश भी शुरू होता है तो निवेश के लिए भी ये सब होता है। मगर हाँ, जो अभी तक हम लोगों के पास बहुत अच्छे प्रपोजल्स आ चुके हैं। एक जापान से हम लोग के पास 4-5 अच्छे प्रपोजल आए हैं, जिसमें वो ये मत्स्य पालन का कार्य करना चाहते हैं, फिशरीज का, यहाँ पे हैचरीज लगाना चाहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग के पास एक आया हुआ है कनाडा से, बड़ा अच्छा है। माइक्रोसॉफ्ट वाले अपना नॉर्थ इंडिया में नोएडा में कैंपस करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों ने ज़मीन भी उनको चिन्हित करके बता दी है। मगर वहाँ से क्योंकि कोरोना है तो इसलिए उन लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। बैंगलोर और चेन्नई से उनका जो स्टाफ है वो, क्योंकि उसकी परमिशन एज अ ग्रुप उनकी नहीं है। कंपनियां हैं वो चाइना छोड़ना चाहती हैं, ये बातें कही गई जी, वो चाइना छोड़ना चाहती हैं। यूपी में उनके लिए अच्छा माहौल है। क्या संपर्क किया जा रहा है जो चाइना में इस वक्त कंपनियां हैं कि वो यूपी में आए, यहाँ पर अपना सेटअप शुरू करें? जरूर किया जा रहा है, जरूर किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा संपर्क चल रहा है। कुछ एग्रीकल्चरल मैं कहूँगा प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए बहुत बड़ा चल रहा है। ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और ग्लोबल सप्लाई चेन की भी जो बात कर रहा हूँ वो भी चाइना ही का ही रिप्लेसमेंट है। तो ये सब चीज़ों को लेके प्रयास पूरा चल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की आपने बात कही। विपक्ष ये कह रहा है कि उधर बुनकरों की हालत खराब है, इधर कालीन व्यवसायी परेशान है, कहीं पीतल व्यवसायी परेशान है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान है। बुनकरों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो परेशान है, दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है। देखिए, फिर बुनकरों के लिए हो, कारपेट इंडस्ट्री हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं संबंधित, उन लोग के लिए हर स्कीम में रखा है। मगर हर चीज़ जो होती है वो एक डिमांड रिलेटेड होती है। जब डिमांड नहीं होती तो उद्योग फिर कम चलते हैं। मगर सरकार की तरफ से वहाँ पे कोई कमी नहीं है और सरकार पूरी मदद कर रही है। चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो कारपेट इंडस्ट्री के हो, चाहे वो टेक्सटाइल या हैंडलूम वाले हों, चाहे वो खादी वाले हों, सबके लिए हम लोगों ने अरेंजमेंट कर रखा है। और सरकार पूरी तरीके से ये जितना भी पीरियड है कोविड का, उसके अंदर हम लोग सब मिलकर ये सब
कार्य कर रहे हैं, जिससे डिमांड जो है जहां से भी ला सकते हैं उसको लेकर आएं और उनको दें, वो अपने उद्योग में और व्यस्त हों, मगर साथ में उनको अन्न मिले, इसके लिए एक नहीं 3 दफ़े अन्न पहुंचाया गया है। ये सब कार्य जो हैं ये इसीलिए हैं क्योंकि वो भूखे न रहें। जी। पैसा कितना कमाएंगे, नुकसान होगा, ये आज का विषय नहीं है। आज ये है कि जो पूरे विश्व की एक मार्केट है वो डिस्टर्ब्ड हो गई है, उथल पुथल हो गई है, उसमें से उत्तर प्रदेश क्या निकाल के अपने उद्यमियों को पास ला सकता है, उस दिशा में हम लोग सब काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारे सवालों के जवाब मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दिए हैं, बाकी से दिए हैं। युवाओं को उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनका भविष्य भी एक तरीके से दिशा में है और अब अधिवेशन में आगे बढ़ते हैं और अब सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा एक छोटे से ब्रेक के बाद।